क्या आप कभी ये जानने के बाद खुश हुए हो कि आप गलत हो? अगर नहीं हुए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एस्पायरेंट। टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द थिंक अगेन बुक बाय एडम ग्रांट। सो लेट्स बिगिन। जब बात होती है किस तरह हम मेंटली फिट रह सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हमारे माइंड में आती है वो है इंटेलिजेंस। मतलब कि आप जितने स्मार्ट होंगे उतनी ही जल्दी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इंटेलिजेंस को हमारी सोचने और लर्न करने की एबिलिटी माना जाता है, बट आज की दुनिया में एक और स्किल इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है द आर्ट ऑफ रीथिंकिंग। मतलब किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह कभी ना कभी आपके साथ जरूर हुआ होगा। जब किसी पेपर में MCQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो जब आप सारे आंसर स्टिक कर देते हैं और आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या करेंगे? क्या आप अपने पुराने आंसर के साथ जाएंगे या फिर एक और बार वापस सोचेंगे और क्वेश्चन का आंसर रीथिंक करेंगे? हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अगर हम क्वेश्चन का आंसर चेंज करेंगे तो हम गलत होंगे, पर रिसर्च यह कहती है कि अगर हम रीथिंक करेंगे तो हमारे आंसर के ठीक होने के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। बट हमारे साथ यह प्रॉब्लम होती है कि हम कभी भी रीथिंक नहीं करते और ऑथर ने इससे रिलेटेड थ्योरी भी बताई है एक मेंढक की। अगर हम एक मेंढक को गर्म पानी में डालेंगे तो वो फुदक के बाहर आ जाएगा, पर अगर हम उसे ठंडे पानी में डालेंगे और धीरे धीरे पानी को गर्म करेंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा जब तक कि देर ना हो जाए। उसी तरह हमारी लाइफ होती है। हम उस सिचुएशन के बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं जब तक कि देर ना हो जाए। तो अगर आप इस आर्ट ऑफ रीथिंकिंग में मास्टरी कर लेते हैं तो आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। माइक बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भी बहुत लगाव था और वो नई नई चीजें बनाने का ट्राई किया करते थे। माइक ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म होने से पहले वही किया जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर करते हैं, कॉलेज छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसे बिल गेट्स से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा तक ने बहुत पसंद किया। उस डिवाइस का नाम था ब्लैकबेरी। यह एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और रीफिल कर सकते हैं और 2009 तक लगभग अमेरिका की आधी जनता के पास ब्लैकबेरी फोन था। बट एक टाइम पर इतनी सक्सेसफुल फोन कंपनी कहाँ है? ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिसके कारण इस कंपनी के फोन अब मार्केट में दिखते ही नहीं है? आज हम तेजी से बदलने वाली दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमें थिंकिंग से ज्यादा रीथिंकिंग पर काम करना चाहिए। तो जब माइक ने ब्लैकबेरी का इन्वेंशन किया था तब वो एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहे थे, बट चीजें धीरे धीरे बदल रही थी और उस वक्त मार्केट में आया आईफोन और वो तेजी से बढ़ने लगा। और 1997 में ब्लैकबेरी के टॉप इंजीनियर ने माइक को बोला कि वो मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च कर दे, बट माइक ने बोला कि बस हमें ईमेल पर फोकस करना है। और 10 साल बाद भी माइक उसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते चले गए और उन्हें यह लगता है कि बस लोगों को फोन में ईमेल चाहिए। कौन अपने फोन में टीवी लेकर और इतने सारे एप्स लेकर घूमना चाहेगा? और उन्होंने अपनी थिंकिंग को बदला नहीं, बट आईफोन ने ऐसा नहीं किया। जहां पर आईफोन टच मोबाइल को बढ़ावा दे रहा था, वहीं पर ब्लैकबेरी अपने पुरानी बिलीफ की पर ही ध्यान दे रहा था। इसीलिए 2011 में जहां हर सेलिब्रिटी, हर पॉलिटिशियन और हर बिजनेसमैन ब्लैकबेरी को यूज कर रहा था, वही लोग आज आईफोन यूज कर रहे हैं। और 2011 में ही माइक के टॉप एम्प्लॉय ने माइक को एक लेटर लिखा कि जहाँ पर हम हंस रहे थे कि वो लोग फोन पर टीवी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम कभी भी सक्सीड नहीं होंगे। बट आज हम उन लोगों से 4-5 साल पीछे रह गए हैं और यह सब ब्लैकबेरी की चीजों के बारे में दोबारा रिकंसिडर नहीं करने के कारण हुआ है। और वहीं एप्पल जहाँ बैंकरप्ट होने की कगार पर था, आज वही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। ऑथर बोलते हैं कि जब हम सोचते और बात करते हैं तो हमारा माइंडसेट इन 3 प्रोफेशंस की तरह काम करता है। पहला प्रीचर, दूसरा प्रोसिक्यूटर और तीसरा पॉलिटिशियन। जब हम हमारे पुराने बिलीफ पर चलते रहते हैं तब हम प्रीचर मोड में होते हैं और जब हम दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं तब हम प्रोसिक्यूटर मोड में होते हैं और जब हमें बहुत सारे लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है तब हम पॉलिटिशियन मोड में होते हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें इनमें से किसी भी मोड में नहीं रहना चाहिए। बस एक ही मोड है जिसमें हम रह सकते हैं और वो है साइंटिस्ट मोड। ऑथर बोलते हैं कि जब हम साइंटिस्ट
की तरह सोचते हैं तो उस वक्त हम एक्टिवली ओपन माइंडसेट से चीजों को देखते हैं। हम तब देखते हैं कि कहाँ पर हम गलत हो सकते हैं और इस मोड में हम अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने देते हैं। आप हमेशा जो चीज आप जानते हो उसे डाउट करते रहते हो और नई नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहते हो, ना कि अपने पुराने बिलीफ को पकड़ कर बैठ जाते हो। इस मोड में आने से हमारी रीथिंक की एबिलिटी में काफी सुधार होता है और हमें नया नजरिया मिल जाता है चीजों को देखने और सीखने का। अब आता है डनिंग-कर्गर इफेक्ट। 1995 में कार्टर व्हीलर ने पिट्सबर्ग में एक दिन बैंक लूटने का सोचा। उन्होंने एक नहीं दो बैंक लूटने का प्लान बनाया। वो बैंक में गए और उन्होंने ना कोई मास्क लगाया, वो सिर्फ बैंक गए और सबके सामने बैंक लूटने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखकर स्माइल भी करी और उसके बाद वो दूसरे बैंक में गए और उसे भी लूटा। बट उसी शाम पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे वो बहुत ही शॉक में आ गए कि पुलिस ने उन्हें कैसे पहचान लिया। उन्होंने तो अपने फेस पर लेमन जूस लगाया था। व्हीलर का मानना था कि अगर हम फेस पर लेमन जूस लगाएंगे तो कैमरा में हम इनविजिबल हो जाएंगे, बट वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि पुलिस ने उन्हें कैसे पहचान लिया और इसे ही डनिंग-क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं। और क्या आपको पता है इस इफेक्ट की खोज किसने करी थी? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अब ऑथर हमें फोस्टर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं और एक एग्जांपल भी देते हैं। जब राइट ब्रदर्स मोटराइज्ड फ्लाइट के इन्वेंटर्स थे तब वो अपने डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स के लिए फेमस थे। एक शाम उन दोनों के बीच एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि किसका प्रोपेलर बेस्ट है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बताया कि क्यों एक का दूसरे से अच्छा है। अगली सुबह राइट ब्रदर्स का गुस्सा शांत हो गया। जब दोनों भाइयों को ये पता चला कि उन दोनों के प्रोपेलर्स कैसे काम करते हैं, तब उन्हें पता चला कि उनके प्रोपेलर में गलतियां हुई हैं और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें एक नहीं दो प्रोपेलर चाहिए, वो भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हुए। हम हमेशा उन्हीं लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे ही हो और जैसा ही सोचते हो। और वो यह भी कहते हैं कि अगर हम अपने ओपोनेंट को काफी रीजंस बताएंगे कि हम सही क्यों हैं, तो हम उसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। पर सबसे ज्यादा स्किल्ड नेगोशिएटर एक डिबेट को एक डांस की तरह अप्रोच करते हैं। वो जानते हैं कि कभी कभार पीछे हटने से यह दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने की जगह देता है। हम अक्सर डिबेट की इमेजिनेशन एक विंग स्किल की तरह करते हैं, जिससे हम यह मान के चलते हैं कि जितना ज्यादा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा उतना ही विंग स्किल हमारी तरफ झुकेगा और हम जीत जाएंगे। अब ऑथर हमें दो फुटबॉल टीम्स का एग्जाम्पल देते हैं। एक का नाम था रेड सॉक्स और दूसरे का नाम था यांकीज। उन दोनों टीम्स के फैन अपने ओपोनेंट टीम से जेलस फील करते थे और इसीलिए ऑथर ने उन फुटबॉल टीम पर टेस्ट करने का डिसाइड किया और उन्होंने हजारों लोगों से एक लिस्ट बनाने को कहा और उसमें ऐसी 3 चीजें लिखने को कहा जिससे पता चल सके कि वो एक दूसरे से जेलसी क्यों करते थे। फिर थोड़ी देर बाद सारे लोगों ने अपनी लिस्ट ऑथर को दे दी और उनमें से बहुत सी कंप्लेंट सिमिलर भी थी। और ऑथर यह भी कहते हैं कि अगर आप एक रेड सॉक्स फैंस की फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपने यांकीज के बारे में बुरी बातें जरूर सुनी होंगी और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज कैली का ये मानना है कि हमारे बिलीव्स ही हमारे लिए एक रियलिटी गॉगल की तरह काम करते हैं और हम उन रियलिटी गॉगल को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम इस बुक के कुछ वैल्यूएबल लेसन देख लें। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। 1. अगर हमारे पास एग्जाम करने के बाद भी टाइम है तो हमें रीथिंक करना चाहिए कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। 2. हमें टाइम के साथ अपनी सोच को भी एडवांस करना चाहिए। 3. हमें हमेशा साइंटिस्ट मोड में रहना चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट मोड में रहने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। 4. हमें हमेशा अपना माइंडसेट ओपन रखना चाहिए। 5. हमें हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। 6. हमें गुड आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए। 7. हमें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। 8. हमें कभी भी किसी से जेलस नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में रिजल्ट बुरे ही आते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी सीखे होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।